हेलो क्लास, कैसे हो? सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। पर पढ़ाई साथ साथ करनी है, तो आज क्लास 9 चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अभी तक हमने एटम पढ़ लिया, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस मैटर से मिलके बना है, मैटर एटम से मिलके बने हैं। भाई एटम के बारे में भी तो बताओ कि एटम के अंदर ऐसा क्या है जो वो एटम सबका बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो एटम के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें बेसिकली आपके 3 मॉडल हमें पढ़ने, जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोर, ठीक है। चैप्टर में अभी आपके मेन 3 आपके मॉडल्स हैं जो आज की क्लास में फिनिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इससे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, हम इससे पुराने वाले चैप्टर में करके आए हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? डाल्टन सर क्या कहते हैं? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जितने भी एलिमेंट मैटर है वो हमें पता है मैटर से, एटम से मिलके बने हैं, एटम से मिलके बने हैं ना। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टी। एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनकी एक पर्टिकुलरली सेम प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। क्लियर हो गया? एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट अदर एलिमेंट से, अगर आप एक गोल्ड ले रहे हो, एक सिल्वर ले रहे हो, तो गोल्ड और सिल्वर के एलिमेंट्स आपस में बिल्कुल अलग होंगे। तो अगर आपके एलिमेंट्स अलग हैं तो उनके एटम्स भी बिल्कुल सेपरेट होंगे, अलग होंगे। कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर। कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब आप 2 और मोर एटम्स को कंबाइन करते हैं, इट में बी सिमिलर और इट में बी डिफरेंट एलिमेंट्स के आप एटम्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है। केमिकल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने प्रीवियस क्लास में कर ली थी, ठीक है। इन्होंने जितना बताया था, ठीक है, हमें समझ में आ गया। आज हमें पढ़ना है सब एटॉमिक। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, मतलब एटम्स के भी सब एटम्स। एटम्स के सब एटम्स नहीं, एटम्स किस किस चीज से मिलके बना है, तो एटम के सब पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये देखिए फिगर दिखाई दे रही है, ये एक एटम है। किसी भी आपके एलिमेंट का कोई एक पर्टिकुलर एटम है। ये कह रहे हैं इसमें क्या होता है? सेंटर में कुछ तो होता है, एक मास होता है, कुछ तो है सेंटर में, चाहे उसको आप मास कह लो, न्यूक्लियस कह लो, जो आपका मन करे उसे कह सकते हैं। उसके चारों तरफ कुछ रिवॉल्व करता है, ठीक है, उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। एक चीज और होती है, अभी नहीं पढ़ेंगे, सीक्वेंस में आएगा, बाद आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। पर यहां से ये तो पता चल गया, एटम इज डिविजिबल। क्या पता चल गया? एटम इज डिविजिबल। जबकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन सर ने क्या कहा था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता फर्दर। पर अब हमें पता चल गया कि हाँ, फर्दर जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया और चेक किया, तो क्या पता चला कि एटम्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। उसके भी फर्दर क्या किए जा सकते हैं? पार्ट्स किए जा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, सबने अपने पर्टिकुलर बेसिस पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और प्रूव किया इस बात को कि एटम्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये कौन सा मॉडल है? थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल को आप पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जे थॉमसन्स थे, जे थॉमसन्स ने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो आपके एटम्स हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स। वो क्या कहते हैं, जो आपके एटम्स होते हैं वो वाटरमेलन में कुछ इस तरीके से होते हैं। ये आप वाटरमेलन के सीड्स को आप क्या मान लो, ये क्या है? ये है सीड्स को आप क्या मान लो, ये इलेक्ट्रॉन्स है अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। ओके, इसका मतलब एटम अंदर से एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई एक नेगेटिव चार्ज है विच इज इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन्स ने ये कहा, और इसमें कुछ पॉइंट्स और ऐड करे हैं, देख ले यहां पे। वे कहते हैं ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एटम। ये बात तो हमें पता है, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम। सारे के सारे जो मैटर हैं वो एटम से मिलके बने हैं, ये तो हमें पता ही है। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, ईच एलिमेंट हैज डिफरेंट एटम्स, एंगेज इन अ केमिकल रिएक्शन, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ओके, इतना तो हमें पता है। आगे देखते हैं इनके बारे में और कुछ। यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है,
पुडिंग मॉडल भी तो कहते हैं ना। मैम आपने ये तो बता दिया वाटरमेलन मॉडल है, पुडिंग मॉडल भी तो कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? ये पुडिंग दिखाई दे रही है, पुडिंग में जो ये किशमिश है ना, ये जो किशमिश है कहीं कहीं पे, तो उन्होंने इससे सिमिलर भी इस चीज को किया है कि जैसे पुडिंग में ये किशमिश होती है कहीं कहीं पे, तो इसी तरीके से आपके एक एटम के अंदर कहीं कहीं पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मे बी एनीवेयर, कहीं भी हो सकता है। ये पर्टिकुलर इनकी लोकेशन, स्पेस, पोजीशन के बारे में कुछ भी उन्होंने डिफाइन नहीं किया। ठीक है, अभी तक तो ये था कि भाई एटम को ब्रेक ही नहीं किया जा सकता। अब ये पता चला हमें कि एटम्स के अंदर एक चीज और होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पर वो क्या होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स, जैसे पुडिंग के अंदर किशमिश या फिर ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी। ठीक है, तो जे थॉमसन ये कहते हैं कि जो आपके एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही भरे हुए हैं, कहीं पे भी कोई भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या ये सही है? चलो सही है, गलत का तो हमें पता नहीं। फिर हमारे पास आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड कहते हैं कि भाई ऐसे तो नहीं बात बनेगी, हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। उन्होंने क्या करा देखेंगे बाद में। उन्होंने क्या कहा कि हम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं। अभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है अभी बताती हूँ। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका न्यूक्लियस हैवी होता है, और जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो उसमें से रेज निकलती, तरह तरह की रेज निकलती है। फिर रेज को कैटेगराइज किया गया है अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, क्योंकि इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। तो अल्फा रेज का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव होता है, बीटा रेज का नेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है। गामा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती है। ठीक है, तो ये जो अल्फा बीटा होते हैं ये क्या होते हैं, आपके रेडियो एक्टिव रेज है। कौन सी रेज है? रेडियो एक्टिव रेज। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। अब रदरफोर्ड अगर अल्फा पार्टिकल का यूज कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए अल्फा पार्टिकल है क्या। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली हैवी पॉजिटिवली आपकी रेडियो एक्टिव रेज है, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकलती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, बस इतना ही करना है। बाकी जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पिछला समझ में आ गया। जे थॉमसन में क्या था? कुछ नहीं था, बहुत आसान है, पर उसमें काफी सारी कमी थी। क्या थी लिमिटेशंस? आप खुद बता दो। जे थॉमसन की आपकी लिमिटेशंस क्या होगी? उन्होंने प्रॉपर एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई। एक रफ मॉडल था, पर प्रॉपरली उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या है। आपका ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है एटम का, ये स्टेबल भी है या नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स दो, कोई पास है कोई दूर है, तो पास तो इलेक्ट्रॉन्स रह ही नहीं सकते। सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे। तो मतलब काफी हद तक डाउटफुल था उनका पूरा का पूरा। कुछ भी स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि एटम स्टेबल होते हैं भी या नहीं। फिर रदरफोर्ड ने इसी चीज को चेक करने के लिए, भाई एटम के अंदर कुछ तो है, ये बात तो क्लियर होगी, क्या है, कहां पे है, कैसा उसका चार्ज है, कैसा उसका नेचर है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया रदरफोर्ड ने। उन्होंने क्या करा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से कौन सी रेज ली आपने? अल्फा रेज ली, जिसको क्या करा, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, लेड बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। लेड बॉक्स आपका क्या है, ये इस रेज को इससे बाहर नहीं जाने देगा। एक ओपनिंग कर दी। पिक्चर में ध्यान से देखो, आपको इमेज क्लियर होनी चाहिए। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से क्या निकल रही है? अल्फा रेज पर्टिकुलरली हमने इसमें से यूज की है। ये अल्फा रेज कहां जा रही है? ये आपने गोल्ड फॉइल लिया, ये जो आपकी फॉइल है किस पे बम्बार्ड कराई है? गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड भी तो किसी ना किसी एटम से, ऑब्वियसली बात है, गोल्ड की भी तो एटम्स है ना। ठीक है, आप कोई सी भी शीट ले सकते थे। यहाँ पे उन्होंने गोल्ड शीट लिया, गोल्ड फॉइल लिया पतली सी, उसके ऊपर क्या करे, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, ऐसे टकराया, उसमें से जाने दिया। फिर उनको ये देखना था भाई इसके अंदर कुछ तो है, वो एटम के अंदर कुछ तो होता है। या तो वो क्या होंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे, या उनका डायरेक्शन चेंज होगी, या फिर उसके अंदर से चले जाएंगे, मतलब कुछ तो होगा। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए वो डायरी लेके यहां बैठ के देखते हैं क्या होगा। ओके, इनके हाथ में क्या है? एक नोटबुक। चलो भाई ऑब्जर्वेशन लेंगे कि क्या क्या आज हमें एक्सपेरिमेंट में हमें पता चलेगा कि क्या क्या होगा। कौन? रदरफोर्ड।
फिर से करते हैं, इसमें से कौन सी रेज निकल रही है? अल्फा रेज निकल रही है, जो कि कहाँ गई? गोल्ड फॉइल पे हमने स्ट्राइक होने दी। गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक होने के बाद कुछ रेज ऐसे आ रही हैं, कुछ इसमें से क्रॉस कर गई, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो ये सारी, और ये जो स्क्रीन है ये डिफ्लेक्टर स्क्रीन है कि जब इस पे हिट करेगी ना, कहीं पे भी हिट करे तो आपको एक स्पार्कलिंग इफेक्ट आएगा, तो आपको पता चलेगा अच्छा यहां से टकराया है कुछ, यहाँ पे कुछ टकराया है, तभी तो पता चलेगा ना कि कहाँ पे टकराया है। हमने तो सीधी मारी थी रेज, ऐसे बॉम्बार्ड कराई थी, या तो क्रॉस हो जाएगी, इधर आ रही, किस किस एंगल पे, किस किस एंगल पे जो है आपकी अल्फा रेज है जा रही है, टकरा रही है, सीधी जा रही है, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, या फिर बिल्कुल कंप्लीटली बैक आई। तो उसके लिए एक रिफ्लेक्टर स्क्रीन उसने रखी हुई थी रदरफोर्ड सर ने, ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन में। तो ये आपने, उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो सर्टेन उनको क्या मिले, पॉइंट्स मिले। वो क्या क्या थे, ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना सर ने, इनकी डायरी में क्या क्या लिखा है। इनकी डायरी में ये लिखा है, चलो हम भी देख लेते हैं क्या लिखा है। ये देखिए, रदरफोर्ड को क्या पता चला, ये जब यहां से देखिए ये अल्फा पार्टिकल्स है, जब ये गोल्ड फॉइल पे टकरा रहे थे तो कुछ तो बिल्कुल सीधे निकल गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये देखिए, ये रेस बिल्कुल सीधी निकल गई, मतलब ये इनके रास्ते में कुछ ऐसा टकराया ही नहीं, तो ये रेस तो बिल्कुल सीधी निकल गई। अगर कोई रास्ते में टकराया ही नहीं, सीधा निकल गया, इट मीन्स वहां पे जगह खाली थी, वहां पे जगह खाली थी, क्योंकि अल्फा का नेचर तो हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज, उसके रास्ते में ना पॉजिटिव टकराया ना नेगेटिव टकराया, वो सीधा निकल गया, सीधा निकल गया। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट हमें ये पता चला, क्या पता चला कि देयर इज एम्प्टी स्पेस इन एन एटम, एटम के अंदर खाली जगह भी होती है। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लिया, ठीक है। तो क्या था कि मोस्टली एम्प्टी स्पेस है, पार्टिकल्स गो थ्रू मोस्टली एम्प्टी स्पेस, मैक्सिमम स्पेस क्या है, एम्प्टी है। नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया सबको। चलिए नंबर 2 पॉइंट देखते हैं। अब यहां पे देखिए ये क्या है, ये टकराया एंड देन डिफ्लेक्टेड विद अ स्मॉल एंगल, ये टकराया कंपेरेटिवली लार्ज एंगल, ये टकराया हाईली डिफ्लेक्टिव, कंप्लीटली डिफ्लेक्टेड भी कह सकते हैं, और एक रे यहां से गई और वापिस आ गई 180 पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो न्यूक्लियस था आपका, इस एटम का जो न्यूक्लियस था, जब न्यूक्लियस को टच हुआ, अब आपको पता है न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज है, पता नहीं है अभी पता लगेगा, वो तो हमने आपको पहले बता रखा, आपको पता भी है, क्योंकि अल्फा का नेचर आपका क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराएगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगी। जैसे ही वो कहीं से टकराया, हल्का सा क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, इट मीन्स किसी ने उसको क्या करा, पुश करा, उसको देखते ही वो क्या हो गया, इस एंगल से निकल गया। इट मीन्स यहां पे कुछ तो पॉजिटिव था, एटम के अंदर कुछ तो पॉजिटिव था, जिसकी वजह से हल्की सी डिफ्लेक्शन हुई। नंबर 2 पॉइंट हो गया। तो देयर इज अ समथिंग, क्यों, हमारे अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी क्या था, पॉजिटिव, जैसे उसको रास्ते में कुछ पॉजिटिव मिला होगा तो क्या हुई, डिफ्लेक्शन हुई, और वो लिटिल डिफ्लेक्शन थी, इट मीन समथिंग कुछ तो पॉजिटिव है। नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 देखो, जब ज्यादा डिफ्लेक्शन हुई, ज्यादा डिफ्लेक्शन हुई मतलब उसके ज्यादा ही क्लोज चला गया था अल्फा पार्टिकल, तो ज्यादा डिफ्लेक्शन हुई। जब उसके बिल्कुल बीच में से जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं ऐसे बीच में से जा रहा था, वापिस आ गया, क्यों, हैवी न्यूक्लियस, कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज है जिसने उसको क्या कर दिया, बाउंस बैक कर दिया, चलो भागो यहां से, ठीक है, यही काम हुआ। तो ये क्या है, इससे क्या क्या पता चला, अपनी कॉपी में सर लिखे जा रहे हैं, चलो हम भी पढ़ लेते हैं। मोस्टली एम्प्टी स्पेस, ठीक है, जहां पे डिफ्लेक्शन ही नहीं हुई थी, सीधे निकल गया आपके अल्फा पार्टिकल्स, तो यहां से क्या पता चलता है, मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है। स्लाइटली डिफ्लेक्शन का मतलब है कि न्यूक्लियस ने उसको क्या करा, रिपेल करा। स्लाइटली डिफ्लेक्शन का मतलब है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, कहीं ना कहीं है, जिसकी वजह से ये रिपल्शन हुआ है। थर्ड, बाउंस बैक जब हुए हैं, इट मींस डायरेक्टली हिट हुआ है न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस पे डायरेक्टली जाके टकराया और वापिस आ गया, समझ में आ गया। तो ये 3 पॉइंट रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्लियर किए। क्या क्या, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज हमने लिया, ठीक है, उसका चार्ज पॉजिटिव था।
पॉजिटिव चार्ज है। कुछ पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्या आ गए, क्रॉस कर गए, मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस, नंबर 1। नंबर 2, कुछ पार्टिकल्स स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए। इट मींस क्या है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, उससे हिट हुए और टकरा गए। थर्ड क्या था कि कंप्लीटली बाउंस बैक हो गई। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि वो डायरेक्टली न्यूक्लियस से टकराए थे, डायरेक्टली न्यूक्लियस से टकराए थे, तो क्या हो गए, हिट करके वो वापस निकल गए। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी इस एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने करा, क्या क्या करा था, दोबारा से देखिए। एक गोल्ड फॉयल थी, गोल्ड फॉयल के ऊपर आपने क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया। गोल्ड फॉयल के ऊपर आपने अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक कराया। अल्फा पार्टिकल्स कुछ क्रॉस कर गई, उसके लिए आपने एक स्क्रीन ली, डिटेक्टर स्क्रीन। जहां पे भी ये रेज टकराई तो वहां पे आपको क्या फील हुआ कि हाँ यहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस हुई, कि यहाँ पे पार्टिकल्स टकराए हैं, डिटेक्ट हुए हैं। तो आपने ये ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आपकी ये गोल्ड फॉयल भी एटम से मिलके बनी है, चाहे आप यहाँ पे कोई सी भी फॉयल लो, एटम से मिलके बनी है, ठीक है। तो एटम के अंदर क्या होता है, ये तो उनको ऑलरेडी पता था कि डिफ्लेक्शन तो होनी है, पार्टिकल्स इधर 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 जाएंगे, पर उन्हें ये नहीं पता था अच्छा क्रॉस भी कर जाएंगे, देयर इज एम्प्टी स्पेस इन द एटम, ये उनको आइडिया नहीं था। तो जब हुआ कि भाई सारे निकल के सीधे, तो इसमें एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमने तो पॉजिटिव चार्ज लेके चले, पॉजिटिव चार्ज लेके चले हैं, एक सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की हिम्मत है जो उसको रिफ्लेक्ट कर सकता है। नेगेटिव तो क्या होगा, उसके साथ रिएक्ट करके स्टेबल होके खत्म। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज की इतनी हिम्मत थी जिसने उसको क्या करा, रिफ्लेक्ट करा। वो क्या था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, सेंटर में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है, और वो सेंटर में होता है, जिसका मास कम है। मास कम का मतलब उसका एज कंपेयर टू द एटम, जो आपके न्यूक्लियस का साइज होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। इसीलिए जो आपके 180 की डिफ्लेक्शन है वो सर्टेन आपके अल्फा पार्टिकल्स ने करी थी, मैक्सिमम ने नहीं करी थी। पार्टिकुलर स्मॉल स्मॉल एंगल पे डेविएट हो रहे थे, मैक्सिमम स्पेस क्या था, एम्प्टी था। इतना समझ में आ गया ना। ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बनाना सीख लो, बहुत इजी है, आसान है। ये लेड बॉक्स रख लेना, कभी पता चले कि आपने है ना सारा ही मतलब उड़ा दिया। अल्फा रेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, पेनिट्रेटिंग होती है, ठीक है। तो ये लेड बॉक्स क्या करता है, कंट्रोल करते हैं रेडिएशंस को। अब फिगर में है, पता होना चाहिए कि भाई लेड बॉक्स क्यों रख रखा है। तो लेड क्या करता है, अपने अंदर से जो आपके रेडियो एक्टिव रेज को क्रॉस करने नहीं देता। जो सेलेक्टिव ओपनिंग है ना, सिर्फ उसमें से ही आपकी रेडियो एक्टिव रेज निकल पाएंगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको। चले अब आगे करते हैं, थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में बेसिक तो पढ़ लें कि इन्होंने क्या क्या बताने की कोशिश की थी। हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, इनकी ऑब्जर्वेशन भी पढ़ ली, और हमें ये नहीं पता कि बताना क्या चाह रहे थे। तो रदरफोर्ड यूज्ड द आइडिया ऑफ रेडियो एक्टिविटी टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ बेटर एटॉमिक मॉडल। कहते हैं रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिविटी का सहारा लिया। मैंने बताया था ना, हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिए थे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, कोई हैवी न्यूक्लियस के एटम्स, हैवी न्यूक्लियस वाला एटम जिसमें से रेज निकलती है, उन रेज को आप रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। और ये 3 तरह की होती है, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। तो इन्होंने क्या लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में टू चेक, और जो आपने मॉडल बनाया उसको एटॉमिक मॉडल की हेल्प से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फुलफिल किया, जिसमें इन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज किया गया है। इन दिस एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग मैटर, मैटर को एक्सप्लोर करते हैं, मैटर के अंदर के बारे में पढ़ते हैं, बाय शूटिंग रेडियो एक्टिव अल्फा पार्टिकल अगेंस्ट थिन शीट ऑफ मेटल। इन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल को यूज किया, थिन शीट ऑफ मेटल, कोई सा भी मेटल लिया, उसकी पतली सी शीट ली। हमारे एक्सपेरिमेंट में कौन सी शीट है, गोल्ड फॉयल है, और आपको भी वही लिखनी है। एक्सपेरिमेंट जो करोगे ना, जब बड़े हो जाओगे तब करना, अभी आपको क्या करना है, पेपर में मार्क्स लेने हैं तो आपको गोल्ड फॉयल ही लेनी है। तो इन्होंने कहा कोई सी भी शीट ऑफ मेटल लेनी है, उसकी अल्फा पार्टिकल्स को उस पर शूट कराना है, ऐसे गोली चलाते ना, तो शूटिंग करानी है। तो शूट कराना है क्या, अल्फा पार्टिकल्स को, किस पे, मेटल्स पे। कौन से मेटल, गोल्ड फॉयल। समझ में आ गया। चले फिर क्या कहते हैं, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, ये कहता है
जो एटम है पॉजिटिवली चार्ज होता है सेंट्रल पार्ट पे, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। हाँ जी, हमें पता चल गया है, हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फैले रहते हैं। अब ये नहीं पता कैसे फैले हैं, बस ये कह रहा है हाँ होते हैं। ओके, मास ऑफ एन एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये कहते हैं जितना भी मास होता है ना एटम का, वो न्यूक्लियस का ही मास कहलाता है। ठीक है, सारा का सारा मास कहाँ होता है, आपके न्यूक्लियस में ही कैरी करता है। तो आपका मैक्सिमम मास, मैक्सिमम क्या, टोटल मास जब भी निकालना होता है तो आप न्यूक्लियस के मास को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपके उस एटम का मास आ जाता है। कंपेयर विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज मर्ज। ये कहते हैं अगर आप कंपेयर करते हैं वॉल्यूम एटम का और न्यूक्लियस का, तो जो आपका एटम है, ऑब्वियसली बात है, सारा का सारा जो आपका वॉल्यूम है वो सारा का सारा किसका होता है, न्यूक्लियस का ही होता है। बहुत ही मिनिमल फर्क होता है एक एटम के वॉल्यूम में और एक न्यूक्लियस के वॉल्यूम में, क्योंकि ये एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है, तो सारा का सारा मास कौन कैरी करके रखता है, न्यूक्लियस ही कैरी करके रखता है। और अगर आप पूरे एटम को कंपेयर करें, न्यूक्लियस को कंपेयर करें, तो थोड़ा बहुत फर्क होगा, अदरवाइज मास कौन कैरी करके रखता है, न्यूक्लियस ही कैरी करता है, क्योंकि मैक्सिमम स्पेस तो एम्प्टी है, उसका तो कोई वॉल्यूम नहीं होगा, ना कोई मास होगा, सारा का सारा वेट कहां पे है, न्यूक्लियस में। समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा रखा है, ये डायग्राम, ये पिक्चर, उसके बाद इसके 3 पॉइंट है, फटाफट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी। नंबर 2, स्मॉल डेविएशन, इट मींस देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। नंबर 3, बाउंस बैक ऑफ द रेज, इट मींस देयर इज अ हैवी न्यूक्लियस, द हैवी पॉजिटिवली चार्ज इन द सेंटर। 3 पॉइंट हो गए, ठीक है, जो इस एक्सपेरिमेंट से आपको इन्होंने अपनी डायरी में नोट्स बनाए थे। ठीक है, यही 3 पॉइंट्स इनको मिले थे, ये हम कर चुके हैं। एम्प्टी स्पेस, रिपेल्ड, स्मॉल रिपल्शन, पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम बाउंस बैक, इट मींस देयर इज अ हैवी पॉजिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, कुछ बच गया? हाँ बच गया। अब कमियां तो बता दो कि इन्होंने बताया तो कुछ है, काफी कुछ बताया है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में हमें जानकारी मिल गई, नेगेटिव चार्ज के बारे में क्या ये कुछ बता पाए? हाँ बता तो रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इन्होंने ये बताया है कि जो आपका रदरफोर्ड ये कहते हैं कि जो आपका एटम है, एटम क्या है, उसके अंदर सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कहते हैं वो अनस्टेबल है, वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। वो क्या है, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अब अगर कोई एनर्जी रिलीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा, वो एनर्जी रिलीज करे तो ऑब्वियस सी बात है, रिलीज करे तो वो न्यूक्लियस के पास चलता आएगा, ऐसे करके, ऐसे 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 करके रिलीज करे तो ऑब्वियस सी बात है उसका डिस्टेंस, जो उसकी बॉन्डिंग है न्यूक्लियस के साथ, वो वीक होती चली जाएगी। तो बॉन्डिंग बना के रखने के लिए एनर्जी रिलीज करे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के क्लोज आने लगेगा। जैसे वो न्यूक्लियस के क्लोज आएगा, क्या होगा, एट लास्ट न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, रिलीज करते करते तो एक दिन उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी तो न्यूक्लियस में जंप कर जाएगा। न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स आपके न्यूक्लियस में जब जंप करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, खत्म, वापस में कनेक्शन और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो खत्म ही है, एटॉमिक फिनिश हो जाएगा। तो क्या ये है? तो इन्होंने कुछ स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की पर्टिकुलर पोजीशंस क्या होती हैं, ठीक है, कि किस वे में वो एटम के अंदर अरेंज्ड है। तो इनका सबसे मेन पॉइंट तो यही है। न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने बताया पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, वॉल्यूम कैरी करता है, मास उसका वही होता है, वेरी गुड, ये ठीक है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में बताने में ये क्या रहे, सक्सेसफुल नहीं रहे। तो इनकी लिमिटेशन सबसे बड़ी यही है कि इनके जो मॉडल में अनस्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनका मॉडल स्टेबल नहीं है। देखिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इन अ वेरी सिंपल वे, बहुत इजीली बताया, ठीक है, काफी आसान था, बट इट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स, इनमें कुछ कमियां भी थी। फर्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और उसकी कुछ स्पीड है और वो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मूव करे जा रहा है। कैसे मूव कर रहा है अभी बताते हैं। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मान लो ये है, ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, पर ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मूव करे जा रहा है।
टुवार्ड्स द न्यूक्लियस मूव कर रहा है तो वो एक दिन कहाँ आके गिरेगा, न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा। ये आपका न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, विथ सम एक्सेलरेशन, कुछ स्पीड है इसकी, तभी ये मूव करेगा तो धीरे धीरे स्पीड कम होती रहेगी और ये क्या होगा, एट लास्ट न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। टुवार्ड्स द न्यूक्लियस एंड एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मस्ट एमिट रेडिएशन। अभी कहते हैं अगर एक्सेलरेटेड चार्ज आपका ये पार्टिकल है तो ये रेडिएशन तो एमिट करेगा ही करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। रेडिएशन एमिट करने का क्या मतलब हो गया, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। जब एनर्जी रिलीज कर रहा है कब तक रिलीज करेगा, एक दिन तो खत्म होगी ना, ठीक है, तो वो लूज कर रहा है एनर्जी। दस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम मस्ट कॉन्टिन्यूसली एमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। तो वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेलरेट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं, ठीक है, लूज कर रहे हैं तो क्या होंगे, एक दिन वो ऐसे लूज करते करते कहां जाके गिर जाएगा, न्यूक्लियस में, और खत्म कहानी है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, एट लास्ट ये आपका एटम में खत्म हो जाएगा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, तो हमें समझ में भी नहीं आया क्या कह दिया। तो ये इनकी कमी थी, किसकी, रदरफोर्ड की। यहां तक समझ में आ गया सबको कि रदरफोर्ड, थॉमसन्स और इन सब के अंदर क्या क्या कमियां थी, क्या क्या इन्होंने पॉजिटिव बताए। तो मेन तो यही है कि इन्होंने ना थोड़ा सा इसके बारे में बताने में ये क्या रहे, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के बारे में ये नहीं बता पाए, ठीक है, इतना समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। इससे आगे करेंगे, इतने दो मॉडल करा दिए आज, जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड। इससे आगे हम करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, पर आज डाल्टन भी कराया है जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल हो गया, जिन्होंने क्या बताया था कि भाई एक एटम होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, अनडिविजिबल होता है, बाकी सारी चीज तो ठीक थी, ये अनडिविजिबल वाली प्रॉपर्टी फिर उनके बाद में गलत साबित हुई। फिर कौन सा मॉडल आया, जे थॉमसन, इसको पंपकिन या फिर आपका थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल या फिर आप प्लम्प मॉडल या फिर आप इसको कह सकते हो ये वाटरमेलन मॉडल भी था। इसमें क्या है, वे क्या कहते हैं, जे थॉमसन्स ये कहते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, वाटरमेलन के सीड की तरह ही होते हैं एटम के अंदर। तो ये भी काफी हद तक ठीक था, पर इन्होंने प्रॉपर पोजीशन नहीं बता पाई इलेक्ट्रॉन्स की, चार्जेस की, कुछ नहीं बताया। तो इसके बाद कौन सा मॉडल आता है, रदरफोर्ड मॉडल आता है। रदरफोर्ड क्या बताते हैं, रदरफोर्ड ये बताते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा इस मॉडल को अपनी बात को समझाने के लिए, कि चेक करते हैं कि क्या होगा, कि एटम के अंदर क्या क्या है, एटम के अंदर कुछ तो है पर क्या है, इसको समझाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसके लिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल एक रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स है जिसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को एक एलिमेंट के ऊपर स्ट्राइक कराया, ठीक है, ट्रिगर कराया, बॉम्बार्ड कराया। जब अल्फा पार्टिकल्स को किसी एलिमेंट के एटम्स के ऊपर ट्रिगर करेंगे तो एटम्स के अंदर अगर जो कुछ भी है वो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो शो करेगा, रिफ्लेक्शन होगी, डिफ्लेक्शन होगी, कंप्लीटली होगी, जो भी होगा। उन्होंने पर्टिकुलरली सेटअप लगाया, कुछ डिटेक्टर्स लगाए, और उनको ये पता था कि डिफ्लेक्शन तो होगी, पर ये उनको एक चीज का आइडिया नहीं था कि वो कंप्लीटली क्रॉस भी कर जाएंगे। जो अल्फा पार्टिकल्स है बिना किसी हिंड्रेंस के उसके अंदर से क्रॉस कर गए। इससे उनको एक पॉइंट मिला क्या, कि यहाँ पे जो एटम्स होते हैं उसके अंदर काफी सारा एम्प्टी स्पेस होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम आपके जो एटम्स थे वो बिना किसी से स्ट्राइक करे ही निकल गए अल्फा पार्टिकल, ठीक है। फिर कुछ मिनिमम रिफ्लेक्शन हुई, उससे ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज तो है, पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर है पर कम है। फिर 180 की रिफ्लेक्शन हुई, जैसे आए वैसे चले गए। इससे क्या पता चला, भाई एक सेंटर में कुछ तो है पॉजिटिव, क्योंकि हमारे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज थे और न्यूक्लियस भी क्या है, हाईली पॉजिटिव है। जब कंप्लीट रिफ्लेक्शन हुआ, कंप्लीट रिफ्लेक्ट बैक हो गया, इससे क्या पता चला कि जो आपके एटम्स हैं उनके बीच में सेंटर में एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक है। रदरफोर्ड इस चीज को बताने में सक्सेसफुल रहे कि न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, पर कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अब भी कुछ स्टेबल नहीं बता पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या पोजीशन है एक एटम के अंदर। अगर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड वे क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूअली आपकी एनर्जी एमिट करते रहते हैं, अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट करते हैं,
और इसी तरह से वो अपनी एनर्जी लूज करते 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 क्या हो जाते हैं, एक दिन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। अगर वो इस तरह से अपनी एनर्जी लूज करते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ये उनकी लिमिटेशंस थी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, रहते हैं, वो इस तरह से खत्म नहीं हो जाते। तो ये एक डाउट रह जाता है जिसको फर्दर बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हम अच्छी तरीके से करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसको बार बार रिवीजन करनी है, काफी आसान है दोनों मॉडल। ठीक है, थैंक यू।